मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था, फ्लाईओवर और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा। फ्लाईओवर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश। चुनाव आयोग की टीम का आज से राज्य का 2 दिवसीय दौरा। विधानसभा चुनाव तैयारी और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का लेगी जायजा। अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी से की मुलाकात। संथाल परगना में रेल और सड़क कनेक्टिविटी में विस्तार का किया आग्रह। और रांची पुलिस ने जेवर दुकान में चर्चित लूटकांड का किया खुलासा। 8 अपराधी गिरफ्तार। सोना, चांदी और 91,000 रुपए नकदी बरामद। 3 कट्टा, 2 पिस्टल और कई कारतूस भी जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंच चुके हैं। प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री आज ऑस्ट्रियाई चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, साथ ही भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कल जब वियना पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया, तो वहीं उन्हें रिसीव करने खुद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर को स्वागत और अभिनंदन के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वैश्विक भलाई के लिए हम सभी मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमारे देश वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में बैठक कर राज्य की विधि व्यवस्था, विकास योजनाओं और नियुक्तियों के संबंध में समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसी सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन हैं, उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सितंबर महीने के अंत तक राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य है। श्री सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर तथा सिरमटोली से मेकॉन चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर को शीघ्र पूरा करने की हिदायत दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद शहर में पुलिसिंग व्यवस्थाओं में सुधार लाने तथा आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कृषि विकास तथा किसान कल्याण को नया आयाम देने की बात कही है। उन्होंने मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ रांची में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के तेज क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कृषि मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने राज्य में तालाबों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने राज्य में अपेक्षाकृत कम बारिश के मद्देनजर आपातकालीन योजना तैयार रखने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विद्युत आपूर्ति के मसलों पर वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जो भी नई सरकार बनी है उनके मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि यहाँ बिजली की जो कठिनाई है, जो समस्या है, उसको हल करें। उस हल करने में केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सहयोग होगा उसको पूरा करें।
धनबाद महानगर भाजपा द्वारा स्थानीय न्यू टाउन हॉल में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो तथा स्थानीय विधायक और बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री मरांडी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बालू के अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। लेकिन कर क्या रहा है, झारखंड में जो निर्माण का काम करते हैं, ट्रैक्टर से बालू को ले जाते हैं, उसको पकड़ते हैं। हाईवा से बालू बिहार जा रहा है, उसको नहीं पकड़ते। हाईवा से यूपी बालू जा रहा है, उसको नहीं पकड़ते। यानी उनसे उनको मोटी रकम मिलता है। तो चारों तरफ लूट मची हुई है। केंद्रीय ऊर्जा सह आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल रिम्स परिसर में पावर ग्रिड द्वारा नवनिर्मित विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक समरीलाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची में मरीजों के परिजनों के हित में बड़ी पहल हुई है। ऊर्जा मंत्रालय की इकाई पावर ग्रिड द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित विश्राम सदन का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान बताया कि इस विश्राम सदन से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पावर ग्रिड अपने CSR के तहत देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम योगदान दे रहा है। आज इस विश्राम सदन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जो हजारों लोग बाहर से आसपास से इलाज के लिए यहाँ आते हैं और उनको यहाँ अपने मरीज को दाखिल कराने के बाद उनके जो साथ लोग होते हैं, उनकी देखरेख करने वाले, उनको भटकना पड़ता है। जैसे जी ने बताया, तो अब ये 300 कुछ कमरे का जो विश्राम सदन बना है, इसमें साल भर में जो अनुमान लगाया गया है कि 90,000 लोगों को एक साल के अंदर इसका लाभ होगा। मौके पर उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में की जा रही पहलों की भी जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार की अफोर्डेबल पावर फॉर ऑल की तारीफ की कि हम लोग आने वाले 2047 में इस देश को विकसित बनाएं। तो विकसित बनाना है तो विकसित देश की कई ऐसे पैरामीटर्स हैं, कई मापदंड हैं और उसमें ईज ऑफ लिविंग ये भी एक पैरामीटर है। लोगों को सुविधा कैसे मिले। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र और राज्य के सहयोग पर बल देते हुए राष्ट्र और राज्य हित में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और बहुत खुशी है कि हम मिलजुल कर अपने राज्य हित में, मानव हित में, राष्ट्र हित में काम करते हैं। और पावर ग्रिड के लोगों को बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्राम सदन का निर्माण अपने CSR फंड से करवाया है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचारों के मतांतर से स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराएं चलती हैं। वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित और राज्यहित में हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इसे राज्यवासियों के लिए सौगात बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सिल्ली में तीरंदाजी अकादमी खोलने के लिए पहल का आग्रह किया। आग्रह कि सिल्ली के अंदर तीरंदाजी की एकेडमी बनाई जाए, ये पावर के अधिकारी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। एक बार ताली बजाकर आप भी इसका समर्थन कीजिए कि सिल्ली के अंदर एक तीरंदाजी का बड़ा एकेडमी। करीब 5,000 वर्ग मीटर में निर्मित पावर ग्रिड विश्राम सदन की क्षमता 310 बिस्तरों की है। इस सदन में मरीजों के परिजनों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रांची से कैमरामैन विकास कुमार के साथ शिवानी कुमारी की रिपोर्ट। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जायजा लेने के लिए आज भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आयोग की टीम बैठक के दौरान चुनाव से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी, साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का भी जायजा लेगी। रिविजन का रिव्यू करने के लिए वो टीम आ रही है। वो सभी जिला का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, साथ में CO मेरा के हम लोग का भी काम का तैयारी का रिव्यू करेगी, ताकि वो मतदाता सूची में अभी कार्यक्रम चल रही है उसका संबंध में आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना उसके संबंध में रिव्यू होगी।
राजमहल विधायक अनंत ओझा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री सरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तीन पहाड़ राजमहल रेल पथ अंतर्गत मुरली हॉल्ट में पैसेंजर ट्रेन के ठहराव, साहिबगंज में लंबित रेल ओवरब्रिज निर्माण और वनांचल एक्सप्रेस में जर्जर बोगी का निस्तारण करने के साथ ही तेजस के साहिबगंज में ठहराव सहित कई मांग रखी। श्री ओझा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजमहल मनीकचक गंगा पुल पर साहिबगंज से रांची तक ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की मांग की। श्री ओझा के संस्थान परियोजना के आधारभूत संरचना में परिवर्तनकारी मांगों पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। वह काम भी जल्द प्रारंभ हो। और तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो झारखंड के लिए कह सकते हैं कि रांची से साहिबगंज 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की मांग, जो जिसके कारण से साहिबगंज से रांची जो आज 550 किलोमीटर लगता है, उससे दूरी घट करके मात्र 325 किलोमीटर हो जाएगा और इसके कारण से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में यह क्षेत्र विकसित होगा, पूरे राज्य के विकास की दिशा में एक सहायक होगा। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच उन्नति का पहिया के तहत निःशुल्क साइकिल का वितरण हुआ। इस दौरान 260 विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान किए गए। मौके पर विधायक अंबा प्रसाद समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कोई दिक्कत ना हो स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में और अपना मतलब थोड़ा एक्टिविटी उनका रहे, थोड़ा फिजिकली फिट रहे और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। पेरेंट्स भी कम से कम फ्री रहे कि बच्चों के पास साइकिल है, वो खुद से आत्मनिर्भरता के साथ अपना पढ़ाई लिखाई करे। यही प्रयास है सरकार का और सरकार बहुत पहलू पे बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। नीट यूजी परीक्षा मामले में पटना से सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश करेगी। इन गिरफ्तार आरोपियों में एक परीक्षार्थी है और दूसरा एक परीक्षार्थी के अभिभावक हैं। आज सीबीआई की पूरी कोशिश रहेगी कि इन्हें रिमांड पर लिया जा सके। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। रांची में 12 से 14 जुलाई तक देश भर के आरएसएस प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक होने वाली है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक रांची पहुंच चुके हैं। रांची में उनके समाज के विभिन्न गणमान्य लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। वे 18 जुलाई को बिशुनपुर का दौरा करेंगे। उन्होंने कल रांची में संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों की चर्चा की तथा मार्गदर्शन किया। राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या है। स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग आज भी दूसरे राज्यों में रोटी रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। झारखंड राज्य में पेट की खातिर मजदूरों का पलायन आम बात है। हर साल लाखों मजदूर रोजी रोजगार के लिए न केवल दूसरे राज्य की ओर रुख करते हैं बल्कि विदेश तक की यात्रा करते हैं। झारखंड सरकार के श्रमाधान पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पलायन गिरिडीह जिले से होता रहा है। उसके बाद संथाल के पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी शामिल है। वहीं इस मामले में राज्य मंत्री संजय सेठ का कहना है कि 5 साल के अंदर यहां के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। इंडिया गठबंधन की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। 5 साल के अंदर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार एक भी वायदा 5 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गया वायदा भाई 5 लाख नौकरी? जब हमारी भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, मेरे लोकसभा के अंदर ऐसे 14 उद्योग खुले थे, आज बंद हो गए। सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलना था, रोजगार चालू था। ऐसे 15,000 मेरे लोकसभा 15,000 हमारे घर की बेटियां को नौकरी लगी, सब छूट गया। तो क्या करेगा वो? पलायन करके दूसरी जगह पेट तो पालना है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि जल जंगल जमीन के झूठे वादे करके सत्ता में सरकार आई है। प्रदेश में रोजगार का घोर अभाव है, इसलिए यहाँ पलायन जारी है।
यहाँ न तो रोजगार की संभावना है, जल जंगल जमीन जानवर, ये झूठे वादे नारे देकर के सत्ता में आए और इन्होंने राज्य में सबसे ज्यादा यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, नौजवानों को इन्होंने छला है। प्रदेश में रोजगार का घोर अभाव है और इसी कारण से यह पलायन जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कह रहे हैं कि देश के पैमाने में रोजगार की स्थिति में हम तीसरे नंबर के स्थान पर हैं। देश के पैमाने पर रोजगार की स्थिति में आज पूरे विश्व में हम लोग पिछले स्थान पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो नहीं दिखता है, लेकिन झारखंड के बेरोजगारों की अगर बड़ी चिंता है तो झारखंड का 1,36,000 करोड़ जो बकाया केंद्र सरकार के पास है वो दिलवा दें। निश्चित रूप से सरकार लोगों के रोजगार की। वहीं यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलने के वजह से दूसरे राज्य जा रहे हैं। रोजगार यहाँ नहीं मिला तो दूसरे राज्य में भी देखते हैं और यहाँ मिलता है। बहुत पैसा बहुत कम है यहाँ, 10,000 12,000 पर खटते हैं जगह। हम लोग यहाँ अगर नहीं मिल पाता है काम तो फिर दूसरे राज्य के लिए सोचते हैं। झारखंड के मजदूरों की डिमांड न केवल देश के विभिन्न शहरों में है बल्कि विदेशों में भी है। ऐसे में रोजगार की तलाश में मौका मिलते ही ये मजदूर घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। हालांकि दोनों राजनीतिक पार्टियों की अपनी अलग अलग बातें हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में काम की तलाश में निकल रहे हैं। झारखंड राज्य को बने लगभग 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन विकास के पैमाने पर कर देखा जाए तो राज्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। झारखंड राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या है। हर साल हजारों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य और देश में पलायन करते हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहीं इनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकार पलायन रोकने में कामयाब नहीं हो सकी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। रांची में पुलिस ने पिछले दिनों बिरसा चौक में एक जेवर दुकान में हुई डकैती मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इन अपराधियों की निशानदेही पर लूटा हुआ सोना, चांदी, नगद 91,000 रुपए और 11 मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 3 कट्टा, 2 पिस्तल और कई कारतूस जब्त किए हैं। गौरतलब है कि हथियार के बल पर डकैती कांड के क्रम में अपराधियों ने जेवर दुकान के मालिक को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया था। तलाशा करना और सारे साक्ष्य को इकट्ठा करना, जेवर बरामद करना, गिरफ्तार करना, जो हेलमेट यूज हुआ उसे पकड़ना, और ये सब रिकॉर्ड टाइम में हुआ और इसके लिए कितनी मेहनत हुई है ये बता पाना मुश्किल है। रांची में ये लोग भाड़ा पर रहते थे। ये जो है विक्की जो है ये भाड़ा पर एक मकान लिया था सुभाष नगर बाजरा में, जहाँ इसकी पत्नी रहती थी। किंतु बाकी सारे क्रिमिनल जो है वह एक फ्लैट है कुंदाग में, डायमंड अपार्टमेंट, राधा रानी मंदिर रोड में, वहाँ पर ये लोग भाड़ा पर लिए थे और 1 महीने से वहाँ पर सारे अपराधी रह रहे थे। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर लगा प्रतिबंध अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की ओर से लिया गया है और जांच में मिले नए सबूतों के आधार पर लिया गया है। नक्सलियों के आज के कोल्हान प्रमंडल बंद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बल पैनी नजर रख रहे हैं ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। उत्तरी छोटा नागपुर की प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा ने धनबाद अंतर्गत बाघमारा प्रखंड सा अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज के उपायुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्थापना समिति और अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विचार के बाद विभिन्न मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साहिबगंज के उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
दुमका उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की हिदायत दी। साथ ही पात्र लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने डेंगू रोकथाम को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय पदाधिकारियों को शहरी क्षेत्र और स्कूली बच्चों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा घरों में डेंगू लार्वा पाए जाने पर जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। उन्होंने आपातकालीन स्थिति के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 2 बेड सुरक्षित रखे जाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सीसीएल द्वारा सीएसआर के तहत हजारीबाग क्षेत्र के बसंतपुर पंचायत की 71 महिलाओं को 6 महीने का सिलाई प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नारी शक्ति स्वावलंबन की दिशा में इस कार्य पर महिलाओं ने सीसीएल के प्रति आभार व्यक्त किया। चतरा प्रखंड अंतर्गत सेसंग गांव में सहायक तकनीकी प्रबंधक के द्वारा किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। बोकारो उपायुक्त की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और JABV में छात्राओं के नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय में रिक्त सीटों की जानकारी लेकर शेष नामांकन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बोकारो में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जरीडी पंचायत के लाभुकों के बीच बकरों का वितरण किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। देवघर में आम लोगों की सुविधा के लिए सभी अंचलों में विशेष राजस्व कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में करौं प्रखंड के सिरसा पंचायत में कैंप के माध्यम से कई लोगों को त्वरित ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत किया गया। साथ ही अन्य कार्य निपटाए गए। पलामू के पाटन प्रखंड अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत मेराल पंचायत के सिक्की कला गाँव में किसानों के बीच धान बीज का वितरण किया गया। साहिबगंज के उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित कर मोबाइल टावर कनेक्टिविटी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में लगे और क्रियाशील टावरों की जानकारी ली तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। देवघर उपायुक्त ने नगर आयुक्त को निगम क्षेत्र के साथ संपूर्ण मेला क्षेत्र में पुराने और जर्जर भवन के मालिकों को नोटिस भेजते हुए भवनों को खाली कराने का निर्देश दिया। साथ ही सीता होटल के समीप गिरे बहुमंजिला भवन के मलबे को हटाने के साथ जर्जर भवन को नोटिस देकर गिराने की हिदायत दी। गुमला में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने दूर दराज से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पाकुड़ में समाहरणालय सभागार में डीडीसी ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं जिला स्तरीय साख समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केसीसी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। सरायकेला उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारी को निर्देशित किया। सरायकेला उपायुक्त ने कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय पर योजनाओं को पूर्ण करने तथा जन जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। और अब खबर मौसम की। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मॉनसून कमजोर रहा। कुछ इलाकों में बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका जताई। वहीं 12 और 13 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि एलपीजी कस्टमर के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को ई-केवाईसी के लिए परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने देश के 2 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किए रद्द। आरबीआई ने बताया कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन की वजह से इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि फ्लाई ऐश के निपटान के लिए 13 ताप बिजली संयंत्रों को 19 कोयला खदानें आवंटित की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का सालाना कारोबार वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस दौरान 10 लाख से अधिक रोजगारों का भी सृजन हुआ।
टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस आशय की घोषणा की है। गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो स्पेन की टीम यूरो कप 2024 के फाइनल में पहुंच गई है। पिछले 12 में यह पहली बार है जब टीम किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर पर। दोनों टीमों की कोशिश तीसरा मुकाबला जीत सीरीज में बढ़त बनाने पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला। भारत ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इस तरह दोनों टीमों के बीच ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। जसप्रीत बुमराह ने जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम किया। बुमराह ने जून में भारत को विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत की महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को जून के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतकीय पारी खेली थी। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। जुलाई साल 2001 से राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की देखरेख में देश का पहला राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का समारोह मनाया गया। पूरे देश में सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण समारोह में मत्स्य पालन शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ने भी भाग लिया। भारत सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव को बढ़ावा देने और देश में नीली क्रांति के जरिए आर्थिक क्रांति लाने में अग्रणी रही है। इस क्षेत्र ने उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और अपशिष्ट में कमी लाते हुए किसानों की आय बढ़ाने की परिकल्पना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था, फ्लाईओवर और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा। फ्लाईओवर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश। चुनाव आयोग की टीम का आज से राज्य का 2 दिवसीय दौरा। विधानसभा चुनाव तैयारी और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का लेगी जायजा। अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी से की मुलाकात। संथाल परगना में रेल और सड़क कनेक्टिविटी में विस्तार का किया आग्रह। और रांची पुलिस ने जेवर दुकान में चर्चित लूटकांड का किया खुलासा। 8 अपराधी गिरफ्तार। सोना, चांदी और 91,000 रुपए नकदी बरामद। 3 कट्टा, 2 पिस्टल और कई कारतूस भी जब्त।